सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आज के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि छूट गए थे, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज का और कल का दोनों हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं सभी का जवाब दे दूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न था यहाँ पर कि लखनऊ के सापेक्ष दिल्ली किस दिशा में है, ये सवाल बना है। तो इस तरीके से डिस्टेंस वाले सवाल बनते ही हैं। सापेक्ष मतलब बना है जैसे कि लखनऊ आप यहाँ पर हो तो उसके बाद पंजाब किधर पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लेंगे। सापेक्ष मतलब कि जहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर देखिएगा ये है आपका उत्तर प्रदेश और ये है आपका लखनऊ, और पंजाब कहाँ पर है ये। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है पूरब, ये है उत्तर, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। आपको पता है कि उत्तर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में आपका तमिलनाडु, केरल पड़ता है, पूरब में आपका देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर सबसे पहले आपको सूरज उगता है, पश्चिम में गुजरात पड़ता है। अब यहाँ पर देखोगे आप लखनऊ के सापेक्ष खड़े हो और पंजाब किस दिशा में, तो इस दिशा में आपका पंजाब पड़ेगा। तो पंजाब किधर पड़ा, उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर आंसर में है देख लेते हैं। तो उत्तर पूर्व, पूर्व तो होगा नहीं क्योंकि अगर उत्तर यहाँ पर पंजाब लखनऊ है तो इधर की दिशा में पंजाब है, तो ये क्या हो गया पश्चिम, और ये क्या है उत्तर। तो उत्तर पश्चिम होगा, तो कहाँ पर है पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम दोनों एक ही चीज़ होता है, याद रखिएगा। अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो इधर की तरफ उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो दक्षिण पूर्व इधर हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर है पंजाब, उत्तर पश्चिम, ये राइट आंसर होगा। अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मज़ा आएगा, सब कुछ करते रहिए, देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनईपी से सवाल बार बार बनता है, यहाँ पर देखेंगे 3 से 4 प्रश्न आज भी बने हैं। निम्न में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया था। एनईपी के बारे में बता दिया जाए। एनईपी जो है इसी से निकला हुआ एक फॉर्म है जो कि आपको निपुण के बारे में बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। निपुण का लक्ष्य जो है 3 से लेकर के 9 साल तक के बच्चों यानी कि क्लास 3 तक के बच्चों को यहाँ पर साक्षर बनाने की बात की जा रही है कि बच्चा लिखना पढ़ना अंडरस्टैंडिंग सीख जाए नंबरों की और पढ़ने की, ठीक है। और निपुण जो है लागू कब हुआ था, 5 जुलाई 2021 को। लेकिन हम बात करें एनईपी कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। इसीलिए एनईपी 2020 कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये बात करें 1986 के बाद ये 34 साल बाद दोबारा लागू हुआ था। इससे पहले 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी जिसके थ्रू आपने केवीएस एनवीएस का नाम सुना है। केवीएस एनवीएस यहाँ पर ये सारी चीज़ें और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चीज़ें यहाँ पर इसके थ्रू खोली गई थी। कुछ चीज़ें बदलाव होती हैं, हर बार होती है, ठीक है। एक बार 1968 में सबसे पहली बार एनईपी लागू किया गया था, ये भी चीज़ आपको याद रखना, बट यहाँ से पूछा नहीं जाता। सवाल ये बनता है 2020 एनईपी जो है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल किया गया है। तो समान शिक्षा सभी को समान मिलना चाहिए, किसी भी जाति धर्म के हो आपको समान शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या होता है, हर जाति धर्म का बच्चा है, ठीक है। जैसे समावेशी शिक्षा है, एक क्लास के अंदर हर जाति धर्म का बच्चा होना चाहिए। दिव्यांग बच्चे भी वहाँ पर बैठेंगे, उनको कोई विशेष फैसिलिटी वहाँ पर ये नहीं दी जाएगी कि आपको अलग कमरे में बिठा करके अलग से टीचर दे करके चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको उन्हीं लोगों की तरह कहीं ना कहीं आप सामान्य बच्चों की तरह ही पढ़ेंगे, लेकिन ये है कुछ फैसिलिटी कुछ सुगमकर्ता वाला काम जो टीचर है वो करेगा। जैसे टीएलएम का इस्तेमाल, जैसे कि बच्चा देख नहीं सकता तो उसको ब्रेल लिपि वाली चीज़ें दे दी जाएंगी, ठीक है। सुनने वाली ध्वनि वाले उपकरण दे दिए जाएंगे। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको चित्र वाले उपकरण प्रोजेक्ट विधि के द्वारा सिखाया जाएगा। सिखाया सब कुछ जाएगा लेकिन एक कक्षा के माध्यम से, ताकि बच्चा अपने आप को हीन कभी ना समझे, कि ये ना समझे कि हमको अलग से ट्रीट किया जाता है। तो उसको बोला जाता है समावेशी कक्षा। जो समावेशी कक्षा में सभी बच्चे बैठे हैं तो टीचर एक ही है तो समान एजुकेशन देगा। और इसमें यह देखना है कि बच्चा कहीं ना कहीं ऑफेंड ना हो जाए, परेशान ना हो, तो इसलिए बच्चे के हिसाब से चीज़ों को देना है। इसीलिए बोला जाता है बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। दूसरी चीज़ है बहुभाषिता पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग कम्युनिटी से है, अलग अलग भाषाओं को जानता है, तो जो जिस भाषा में सीखना चाहता है उस भाषा में टीचर को सिखाना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच तक सुनिश्चित करना, तो सभी स्तरों पर, ठीक है, सभी स्तर पर सार्वभौमिक मतलब हर तरीके से हॉलिस्टिक की बात की जाती है, वहाँ पर पहुँचना सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर बच्चे जो है किसी तरीके से पहुँच जाए। कहने का मतलब है कोई भी बच्चा है किसी भी स्तर पर है उसको उच्च लेवल पर ले जाना ये टीचर की जिम्मेदारी है। किसी भी तरीके से उसको सार्वभौमिक स्तर तक लेके जाना है वो टीचर का है। और इसीलिए तो आपको गुरुदक्षिणा मिलती है ना, टीचर के अकाउंट में इतने पैसे आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप देश का भविष्य बना रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गुरुदक्षिणा के रूप में अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो। नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना ये है 5-3-3-4। आपको बताना चाहिए 5-3-3-4 है क्या चीज़। 5 मतलब होता है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो 3 और +2 को इसमें डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 3 मतलब LKG
यूकेजी और नर्सरी, ठीक है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 3 क्लास हो गया यहाँ पर। इससे पहले आप देखोगे तो एक प्ले क्लास भी यहाँ पर डिज़ाइन करा जाएगा जिसमें बच्चा प्ले स्कूल में सीखेगा। इसको आपको प्राइमरी कहा जा रहा है, इसको प्री प्राइमरी कहा जा रहा है। फिर आप देखोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर 2 मतलब कि क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे की बात की जा रही है। फिर यहाँ पर क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे की बात की जाएगी। फिर यहाँ पर 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे की बात की जाएगी। और आपको पता है 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को कहीं ना कहीं 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को, और या तो ये कह सकते हैं 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को, जैसे कि एक क्लास में जब बच्चा जाता है 6 साल एज होती है, तो या तो 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को या 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही जाती है। किसके थ्रू? आरटी 2009 के थ्रू, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में है? 21A के अनुच्छेद में है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आप देखोगे तो 9, 10, 11, 12 ये चौथा यहाँ पर कहा जाता है 4, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें डिवाइड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आंसर नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। चलिए यहाँ पर इससे सवाल आया है ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो अटेंशन क्या होता है? अटेंशन मतलब किसी चीज़ को लेकर के आपको, जैसे मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपका दिमाग कहीं घूम रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अटेंशन नहीं है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को सुन रहे हो मतलब कि आपके पास अटेंशन है। डेफिसिट मतलब क्या हो गया कि मतलब कि आप उसमें ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। तो अटेंशन में ध्यान नहीं लग रहा है मतलब कि मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। हाइपर एक्टिव मतलब किसी चीज़ को लेकर के तुरंत, जैसे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है, एक ऑप्शन मैंने मान लो कि सेकंड बोल करके थर्ड पर आंसर लगा दिया, तो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिभा का सम्मान करने लगते हैं। कहने का मतलब है गाली देने लगे, मतलब एकदम गुस्से हो गए, अरे थर्ड कैसे लगा दिया, सेकंड होगा, तो हाइपर एक्टिव बन गए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका डिसऑर्डर मतलब कि ये ऑर्डर में नहीं है, मतलब कि आपका जो एक्टिवनेस है ना वो उसको ऑर्डर में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कितना स्पीड से दौड़ना है कि आप 5 किलोमीटर दौड़ जा, पता चले कि आप पहले किलोमीटर में पूरा दम लगा करके दौड़ जा रहे हो, तो फिर आगे के 4 किलोमीटर आप नहीं दौड़ सकते। तो आपको एक सिस्टम से एक्टिविटी करनी है, तो याद रखिएगा वो एक ऑर्डर में करना होता है। लेकिन बच्चे इस तरीके के बच्चे क्या होते हैं, जो ADHD वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर अटेंशन नहीं होता है, गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं, गलतियां करने के बाद भी मानते नहीं है। दूसरी चीज़ ये होगा कि किसी भी तरीके से आप देखोगे तो वो हाइपर हो जाएंगे किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। सीखने में मन लगता नहीं है, कहीं ना कहीं अनुशासन में नहीं रहते हैं बच्चे, ये बच्चे होते हैं ADHD वाले, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से एक सवाल बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, लेकिन आपको याद रखिएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये सारी चीज़ें हमने करा रखी है, ठीक है। आपने अगर नहीं देखी है तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और PDF में, और यहाँ पर फुल फॉर्म वाले वीडियोस भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। चलिए यहाँ पर एक सवाल बना है, ठीक है, कि आपका 1 से लेकर 100 तक अभाज्य युग्म में कितने होते हैं, ठीक है। ये कल का एक सवाल है, आज भी इससे रिलेटेड सवाल बना है और इससे पहले भी सवाल बना है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य युग्म कितने हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है, ठीक है, उसको अभाज्य। सबसे छोटी, अगर मान लो 1 क्या है, 1 अभाज्य संख्या है क्या? तो 1 देखोगे तो 1 से कटती ही है, तो वो तो खुद ही हो गई ना। तो 1 से कटती है मतलब खुद कट गई, मतलब कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 देखोगे तो 2 खुद से कट जाती है और 1 से कट जाती है, बिल्कुल सही बात है, जिसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, मतलब कि 1 और खुद, ठीक है। तो वो होता है अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, इसको भी याद रखिएगा। सम पूछे तो 2, विषम पूछे तो 3। अब यहाँ पर सवाल बनता है अभाज्य संख्या युग्म क्या होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, 6 का पहाड़ा आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 6 7 6 6 दूना 12 6 3 18 6 चौके 24 6 5 30, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर युग्म कैसे बनेगा उसको बता देता हूँ। पहले इसका आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, उसके पहले आएगा 11, फिर उसके आगे आएगा 13, फिर उसके पहले आएगा 17, उसके पहले आएगा 19, उसके पहले आएगा 23, उसके पहले आएगा 25, उसके पहले आएगा 29, उसके पहले बाद आएगा 31, ठीक है, ऐसे। अब देखो युग्म कैसे बनता है, जैसे तुरंत बाद वाले को युग्म कहते हैं। जैसे 5 और 7 क्या है? युग्म है, ठीक है। 5 और 7, 5 के बाद 6 के बाद तुरंत 7 आ गया, ये युग्म है। 11 12 13 ये एक युग्म है। 17 18 19 ये एक युग्म है। 23 24 25 युग्म नहीं बना, क्योंकि 23 के बाद 24 25 और 26 27 ये सब कटने वाले हैं। इनके 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं या 3 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर 29 30 31 ये भी आप देखोगे कि ये खुद से कटते हैं। तो इस तरीके से कितनी संख्याएं हैं, तो मैंने आपको बताया भी था, कल भी बताया था इस चीज़ के बारे में, कि 6 से लेकर के भाग दोगे और जितने भी ऐसे युग्म बनेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 5 युग्म यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिलाजुला कर कितने युग्म बनेंगे इस चीज़ के बारे में बात करी गई है। तो कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो ये 8 युग्म बनेंगे। आप इस चीज़ को देख भी सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है आगे चल देते हैं। यहाँ पर आपने कितना देखा, 1 2 3 4 युग्म बने हैं अभी तक, ठीक है। 30 तक 4 युग्म बने हैं। चल पूरा करके दिखाता हूँ। 36 42 48 54 60, ठीक है।
तो यहाँ पर 35 आ गया तो ये होगा नहीं, यहाँ पर 41 आ गया, 43 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 47 हो गया, 49 हो गया, ये होगा नहीं क्योंकि 47 के बाद 48 49 ये युग्म बना नहीं। फिर 53 आएगा, फिर 55 आएगा, ये बना नहीं। फिर 61 आएगा, 62 आएगा, ये बनेगा नहीं। ठीक है, 5 अब तक बन चुका है। चलिए 66 72 78 84 90। ठीक है, तो 65 बनेगा नहीं क्योंकि ये 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और आप देखोगे तो 65 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो ये होगा नहीं, 13 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 71 और 73 ये देखो ये बन जाएगा। और 77 ये बनेगा नहीं क्योंकि 11 से कट जाएगा। 83 और 85 ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, 6 हो चुका है अभी तक। 89 और 81 91 ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, 6 बन चुका है। और फिर उसके बाद देखो कि 90 के बाद क्या होगा, 96। 96 के पहले देखोगे आप कितना होगा, 95, और उसके बाद कितना होगा, 97। ठीक है, 92 के पहले कितना था, 91, और उसके पहले कितना था, 91 के पहले 93। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 96, 15 छक्के 84 के पहले 83, और 84 के पहले क्या था, 83 और 85, 90 में 89, 89 नहीं कटता है, 91 ये तो बनेगा ना। 89 और 91 ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 96, 96 को देखेंगे, 95, और उसके बाद 97, तो ये भी नहीं बनेगा। तो कुल मिला जुला के कितने युग्म बनेंगे, यहाँ पर ये सवाल है। तो आप देखोगे ये पूरे युग्म आपको देखने को मिलेंगे 3 5 5 7 11 13 और 17 19 29 31 41 43 59 61 और 71 और 73। तो आप देखोगे कहीं भी देखोगे तो 6 का भाग आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे 6 35 6 42 फिर 60 फिर उसके बाद 72 फिर 18 फिर 12 फिर 6। ठीक है, और 3 5 तो सबसे छोटी है ही आपको। ठीक है, देखिए वर्षा मापने वाले किस यंत्र का सहायता लेते हैं, तो वर्षा मतलब रेन की बात की जाती है तो रेन गेज, ये सबसे आपको पता ही है। इसमें सेंटीमीटर में वर्षा को नापा जाता है, इसको भी पता रखिएगा। बैरोमीटर किस चीज़ के लिए मापा जाता है, वो होता है दाब के लिए, प्रेशर के लिए। फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर नापने के लिए, कितनी गर्मी है कितना गर्म है। स्फिग्नोमीटर के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्फिग्नोमीटर, थोड़ा सा याद रखिए। क्या ये हृदय गति से रिलेटेड है या फिर आप स्टेथोस्कोप से रिलेटेड है, आप इसको बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ब्लड कहीं हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इससे नापा जाता है क्या, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब देखिए एक सवाल ये बना था, कौन से देश में पेट्रोलियम ज़्यादा और पानी कम, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ऑप्शन में सऊदी अरब था ही नहीं। अब लोग बता रहे हैं सऊदी अरब सऊदी अरब, बच्चे कह रहे हैं सऊदी अरब तो था ही नहीं। तो क्योंकि सबको पता है कि सऊदी अरब जो है वो फेमस हो चुका है, क्यों, क्योंकि उसके पास पेट्रोल ज़्यादा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं था, तो सवाल होगा उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है यूक्रेन में उज्बेकिस्तान में, लेकिन उज्बेकिस्तान जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पाकिस्तान में पानी है, श्रीलंका में भी पानी है, यूक्रेन में भी पानी है, लेकिन अब देखोगे उज्बेकिस्तान में पानी की जो है कमी है, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। वहीदा प्रिज्म से कल सवाल बना था जिसमें आपको पता होगा किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से नौसेना की एक रक्षा अधिकारी हैं, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के नृत्य की बात करें तो रौफ अच्छा नृत्य है, और सरसों के तेल में यहाँ पर मछली खाई जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मकान जो है बनाए जाते हैं लद्दाख वगैरह में, कैसे मकान बनाए जाते हैं, डबल मंजिला, नीचे जो होता है बेसमेंट बनाया जाता है जिसमें खिड़की दरवाजे नहीं होते हैं, और यहाँ पर मवेशियों को रखा जाता है। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो खुद भी आकर के नीचे मवेशियों के साथ रहना पड़ जाता है। दूसरी बात करें अगर जानवरों की रखने की बात करें, खुद अगर टेंट बना करके रहते हैं लद्दाख वगैरह में तो उसको बोला जाता है रेबो। ठीक है, खुद रहते हैं तो, लेकिन जानवरों के लिए टेंट बना दिया जाए तो उसको बोला जाता है लेखा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पंजाब में घरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगर घरों की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो घर पत्थर के लकड़ी के दोनों बनते हैं, लेकिन ढालू नुमा यहाँ पर छत बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि पंजाब की, तो पंजाब से रिलेटेड जो सवाल बना था, पंजाब जो है पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 5 नदियों का यहाँ पर संगम था, पहले 5 नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। भांगड़ा गिद्धा यहाँ का नृत्य है। खाने की बात करें तो छोले भटूरे यहाँ के फेवरेट खाना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा का एक दोनों कंबाइन मिला करके एक राजधानी है जिसको चंडीगढ़ कहते हैं, और चंडीगढ़ जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी याद रखिएगा। एक सवाल यहाँ पर बना था कि एक पौधे का विकास किसके अभाव में हो सकता है, तो एक पौधे का विकास जो है जल चाहिए ही चाहिए भाई, उसको जल तो चाहिए, बिना जल का तो कुछ है ही नहीं पृथ्वी पर। अगर जो भी चीज़ अगर उसको जल नहीं चाहिए मतलब कि वो निर्जीव है, जैसे बोलते हैं ना निर्जल। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जो भी चीज़ अगर उसके पास जल नहीं है तो वो ख़त्म है। खनिज तो चाहिए चाहिए, उसको चाहिए चाहिए, मृदा उसको चाहिए ही चाहिए, प्रकाश ना मिले तो काम चल जाएगा। मैंने आपको अपने पौधे वाले क्लास में ये सारी चीज़ें करा रखी हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको
सजाने का काम करते हैं, घरों के अंदर रखते हैं, वो बिना प्रकाश संश्लेषण के भी जिंदा रह जाते हैं। लेकिन क्या उनको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या उनको मिट्टी में नहीं रखा जाता? प्लांट तो मिट्टी में ही उगेगा, और मिट्टी में क्या होते हैं? खनिज होते हैं, आपको भी पता है, और जल तो चाहिए ही चाहिए। तो तीनों बच्चा बच्चा बता देगा कि आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की औसत की बात की गई है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की औसत कैसे निकाला जाता है? माध्य माध्यिका भी पूछा गया था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग शाम को एक बड़ी वीडियो में मैथ के क्वेश्चंस के डिस्कस जब करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से लेकर के 10 तक जितने भी चीज़ें हैं उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। औसत निकालने के लिए करते क्या है, जैसे कि मान के चलो पहला और आखिरी को जोड़ करके बटा 2 कर देते हैं। तो 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करें, प्रथम 10 संख्याओं के औसत की बात करें, तो प्रथम 10 संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक है, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो एक पहला और आखिरी जोड़ेंगे तो 1 + 10 कितना हो गया? 11/2। तो 11/2 कितना होता है? 5.5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। तो मैथ के ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे डरते हैं कि ऐसे ऐसे मैथ के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए पियाजे कोहलबर्ग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम सेपरेट कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की के पीवी में डिस्कस कर लेंगे। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे बोल रहे हैं कि कोहलबर्ग मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर, समझा दो। मैंने कहा ठीक है, कोहलबर्ग से रिलेटेड हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरीज हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर सकें। ऑटिज्म से भी एक सवाल बना है, उसको भी देख लीजिए। जो पूरा वीडियो देखेगा यार कुछ ना कुछ ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जो आज पूछे गए हैं। कुछ छूट गए होते हैं, कल के प्रश्न उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ हो सकता है आज छूट जाएंगे क्वेश्चन जो शाम तक बच्चे भेजेंगे, शाम को भी भेजते हैं बच्चे, तो उन क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूछे जाने वाले ही प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? आपको बताना है। ऑटिज्म क्या होता है? बहुत सारे बच्चों में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहले जो था 1000 में एक बच्चे को, 2000 में एक बच्चे को होता था, अब कहीं ना कहीं आप देखोगे 1000 में 3 बच्चे को, 4 बच्चे को हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? सामाजिकता, ठीक है। बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, जैसे आप स्टेज पर जाते हो तो आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हो, तो एक छोटा बच्चा जैसे आप आई कॉन्टैक्ट तो वहाँ नहीं बना पाते हो लेकिन समाज में बना पाते हो, स्टेज पर नहीं बना पाते हो। लेकिन एक छोटा बच्चा जो है बचपन से ही वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता, तो स्टेज पे छोड़ो ना, समाज में नहीं बना पाता है। तो सामाजिक संपर्क से समस्या, बिल्कुल सही बात है। आई कांटेक्ट बना ही नहीं पाएगा, किसी से बातचीत करेगा तो एक ही चीज़ को बार बार बोलेगा, पानी 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 दो, खाना 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 दो, इस तरीके से बात करेगा बच्चा। शाब्दिक अशाब्दिक संरचना में समस्या, शाब्दिक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाएगा और कहीं ना कहीं कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता किसी से, ठीक है। दोहराव वाला व्यवहार करेगा, बार बार किसी चीज़ को दोहराएगा, किसी एक्टिविटी को बार बार दोहराएगा। वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कहानी है, यही ऑप्शंस है। लेकिन आंखों से दिखता भी है, कानों से सुनता भी है, ये समस्या नहीं होती है, याद रखिएगा। नहीं पूछा है तो नहीं वाला आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुविधि से भी यहाँ पर सवाल बनते हैं, तो आज भी सवाल बना था और बहुत सारे बच्चे देखो परेशान हो जाते हैं ईवीएस को लेकर के कि सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन यार देखो, मैं साफ साफ फिर बोल रहा हूँ, ईवीएस जो है वो मुश्किल ही पूछेगा, क्योंकि ईवीएस सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ना, स्कोरिंग हो जाएगा। फिर ईवीएस का काम ही है बच्चों को फंसाने का, तो वो इधर उधर के कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना वो है पेडागोजी, सीटेड बेस्ड है कि इस पर 75 नंबर पेडागोजी पे, बाकी आपको लड्डू देता है, जैसे कि आपको पैसेज में आपको दे देगा कि इसमें से लूट लो, नंबर लूटना है, तो बाकी ईवीएस में तो आपको फंसाएगा ही, आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो पेडागोजी पर ध्यान दोगे, मैराथन वीडियोस हैं पेडागोजी की, आप देख लीजिएगा, उससे बहुत काम आसान हो जाएगा। अगर आप चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरी पढ़ाई वो चीज़ें समझ में आ रहा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुबुद्धि के सिद्धांत का तात्पर्य निम्न में से निम्नलिखित को छोड़कर सभी से है। तो निम्नलिखित बहुबुद्धि के बारे में क्या कौन बात करते हैं? गार्डनर बात करते हैं या अभी जिंदा हैं, ठीक है, गार्डनर जिंदा है और ये बात करते हैं बहुबुद्धि के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था बहुबुद्धि याद करने का तरीका क्या है। इन्होंने 8 बुद्धि के बारे में बात करी है। एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है, इंट्रा। तो इंटर मतलब दूसरों की बातों को जानना। जैसे कि आप किसी को जानना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? इंटर हो जाएंगे उसके अंदर। तो जब दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको इंटर बोलते हैं, दूसरा कैसा बोलता है, व्यवहार करता है। इंट्रा मतलब खुद के अंदर जानना। तो 2 हो गया। एक होता है आपका सिंगिंग और नृत्य, एक होता है सिंगिंग और एक नृत्य, मतलब कि काइनेटिक, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है डांस, जो कि अच्छा संगीतमय बुद्धि है। एक होता है गतिक बुद्धि है, जैसे कि पायलट की हो गया, डांसर का हो गया। तो 4 हो गया। एक होता है प्राकृतिक स्थान,
ठीक है। तो एक होता है प्राकृतिक, प्रकृति का स्थान होता है। तो मैंने क्या बोला था, एक होती है प्राकृतिक बुद्धि, एक होती है स्थानिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि मतलब कि प्रकृति से रिलेटेड हुआ, स्थानिक बुद्धि मतलब स्थान के बारे में, जैसे बोलते नहीं है ये स्थानीय आदमी है, इनको इस एरिया का पूरा पता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रकृति के बारे में पूरा जानते हैं, स्थान के बारे में नहीं, प्रकृति के बारे में। स्थानीय जो होते हैं किसान होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्राकृतिक भी किसान हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि किसान को पता होता है बारिश कब होगी और कहीं ना कहीं सूखा कब पड़ेगा। फिर एक लास्ट आता है गणित की भाषा। तो गणित मतलब कि आप देखोगे रीजनिंग मेथड, मैथमेटिशियन, और फिर यहाँ पर भाषा से रिलेटेड भी होता है, ठीक है। तो ये 8 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये क्या कहते हैं कि कई तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है विषयों को, बिल्कुल सही बात है, कई तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। बुद्धि के सिद्धांत को कहीं ना कहीं या बुद्धि के सिद्धांत को कई तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिगम का आकलन विभिन्न माध्यम से किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। देखिए एक निर्धारित चीज़ें हो जाएंगी तो वो गलत हो जाएंगी। भावात्मक बुद्धि IQ से संबंधित नहीं है तो गलत बात हो गया। यहाँ पर IQ से संबंधित हर चीज़ है, हर बुद्धि का संबंध जो है IQ से है, ठीक है। तो संबंध नहीं है IQ से तो ये तो गलत हो गया। किसी भी बुद्धि को आप देखोगे तो IQ से रिलेटेड है ही, ठीक है। तो को छोड़कर सभी से है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत का तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर सभी से है, तो याद रखिएगा इसको छोड़ दो। भावात्मक बुद्धि से कहीं ना कहीं बहुबुद्धि का सिद्धांत है नहीं, और ना ही IQ से संबंधित नहीं है। भावात्मक बुद्धि जो है IQ से संबंधित होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारी बुद्धि, बहुबुद्धि के बारे में बात करते हैं। गार्डनर, भावात्मक बुद्धि IQ से संबंधित नहीं, हो ही नहीं सकता, हर बुद्धि IQ से संबंधित होती है। बुद्धि प्रसंस्करण कार्यों का एक विशिष्ट समूह है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, बोला नहीं जाता कोई समस्या है और समस्या का समाधान नहीं हो पाने से वजह से लोग क्या कहते हैं, बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास, कैसे करना है ये चीज़ नहीं जानते, बहुत बुद्धिमान है वो, किसी भी काम को कर लेता है। तो जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए बुद्धि का ही इस्तेमाल किया जाता है, और भावात्मक में भी बुद्धि ही काम करती है, ठीक है ना। बोला जाता है दिल से सोचो, दिमाग से सोचो, लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से बुद्धि से ही हर काम का, समस्या का हल निकाला जा सकता है, ना कि दिल से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे मैं मानता हूँ, लेकिन उन क्वेश्चंस को शाम को डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम कल सुबह मॉर्निंग में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी के जवाब देता हूँ।